कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तमिलनाडु की सियासत आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं क्या आपको बताऊंगा, मगर एक हकीकत है, चाहे एडीएमके हो और डीएमके हो, ये दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, डीएमके ने भी बीजेपी का साथ दिया है, एडीएमके भी ने भी बीजेपी का साथ दिया है। बताइए फिर आप कैसे डीएमके को सेकुलर कहते हैं? मैं आपको याद दिला रहा हूं, 30 अप्रैल 2002 गुजरात का फसाद चल रहा था, खून की होली खेली जा रही थी, इंसानियत को खत्म किया जा रहा था। जब लोकसभा में डिबेट हो रहा था तो यही डीएमके ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तारीफ की, अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ ने उस मोशन का साथ किया। क्या आप भूल गए उन लोग चीजों को? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज डीएमके को सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट दे रहे, किस बुनियाद पर आप दे रहे मुझे बताओ। यही डीएमके थी ना जो अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा में साथ दिए थे, मगर आपसे कह रहे हैं बीजेपी को रोकना है तमिलनाडु में, इसलिए डीएमके को वोट दो। आपका फैसला है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, किसको वोट देना वो आपका फैसला है। मेरा काम यह है कि आपको हकीकत बताऊं और बताकर जाऊंगा मैं यहां से, उसके बाद आप जाने, आपका फैसला जाने। डीएमके ने सपोर्ट किया था 30 अप्रैल 2002 को। क्या ये बात सच नहीं है मेरे भाई कि जब इसी लोकसभा में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बिल आया, क्या डीएमके का मैंने उसके खिलाफ मैंने डिवीजन मांगा, वोटिंग किया। यहां से आपने 38 एमपीज को डीएमके लेट कॉम्बिनेशन को कामयाब किया, एक ने भी वोट नहीं दिया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया था, सिर्फ 6 वोट मिले मुझे। क्यों नहीं दिया डीएमके और कांग्रेस के एमपीज ने? ये तमिलनाडु का इलेक्शन तो नहीं था ना लोकसभा में, ट्रिपल तलाक का बिल आया, मैं डिवीजन पूछा कौन क्यों वोट नहीं दिए, पूछो इनसे आप। वोट देना था ना बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हम डिवीजन पूछे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल आया, मैं उसकी मुखालिफत किया, डिवीजन पूछा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ किया, डीएमके अब कांग्रेस के साथ है। और वही यूएपीए का कानून, पूरे मुल्क में सेकंड हाईएस्ट केसेस अगर कहीं बुक होते हैं तो तमिलनाडु में बुक होते हैं। 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल बच्चों को जेल में डालकर उनको सजा दिया जाता है। ये सेकुलरिज्म है। आप खुद सोचो इस बात को, क्या ये सेकुलरिज्म रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अब हमारे को यहां पर इलेक्शन है। याद रखो मेरी इस बात को आप, जिस दिन डीएमके को भी नजर आएगा कि हम अपने मेजॉरिटी वोट्स को से हाथ धो रहे हैं, वो आपको यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देंगे। याद रखो, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जहां आपकी जरूरत पड़ती आपकी बड़ी तारीफ करते, और जब आपकी जरूरत नहीं रहती आपको पोंछ के फेंक देते हो लोग। इसीलिए अपनी अहमियत को समझो आप। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये पूछो अपने आप से आप। मुझे शिकायत डीएमके से नहीं है, मुझे शिकायत करना है तो आपसे करना है। मेरा हक बनता आपको बोलना। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं यकीनन तमिलनाडु की सरजमीन से नहीं हूं, मगर मेरा और आपका रिश्ता वो रिश्ता है जो खून से बड़ा रिश्ता है, जिसको दुनिया की ताकत कभी नहीं तोड़ पाएगी। उस रिश्ते की बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं, बताइए आप। मैं उस रिश्ते की बुनियाद से आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे इस सवाल का जवाब कौन देगा? 6% मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है तमिलनाडु में और 11% जेल में। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ आप। और फिर आपको आ जाएगा 6 तारीख से पहले फोन आ जाएगा, नहीं नहीं कोई बड़े आदमी बोले सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। वो बच्चे जो जेल में सड़ रहे हैं उनको कौन पूछेगा? आपको मालूम, पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में कहां पर है? सेकेंड हाईएस्ट तमिलनाडु में 24%। 24 मुस्लिम्स आर आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन तमिलनाडु। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कोई पूछने वाला नहीं है।
कोई लड़ने वाला नहीं है। और आपका मामला यह है कि आप बोलते सऊद्दीन ओवैसी साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपका हर स्पीच सुनते, हम आपका हर डिबेट टीवी में सुनते, हमको सुन के जोश आता, मगर वोट डालते खत वो कहां चला जाता जोश? वोट डालते खत वो मोहब्बत कहां चले जाती? मैं क्या कोई एक्टर हूं जो पैसे लेकर पार्लियामेंट में तकरीर करता हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक जज्बा है, एक तकलीफ है, एक कमिटमेंट है और जिंदगी भर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि रब्बे करीम ने मुझे मौका दिया एक मजलूम और इन तमाम गरीबों की खिदमत करने का। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का करम है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो अल्लाह किसी और से काम लेगा और हो सकता है कि मुझसे अच्छा काम कर सके। मगर मैं आपके सामने इन बातों को रखने का मकसद ये है कि आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन मोदी को हराना है, हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को हराना है, एडीएमके को हराना है, हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। मगर ये कौन सा पॉलिसी है कि मैं खुद हार कर दूसरे को कामयाब बनूं? कब तक आप अपने कंधों पर किसी और को उठाकर नाचते रहेंगे? कब तक आप अपने कंधों पर किसी और को उठाकर नाचेंगे? कभी अपनी खुशी में अपने भाई को कंधे पर उठाकर नाचो। एक मर्तबा एक तारीख बनाओ तमिलनाडु में, एक तारीख बनाओ मेरे भाई। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं, यहां मैं आपको, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मेरी दिल की तड़प है कि आप में से कोई उठकर लीडर बने। क्योंकि यही सरजमीन थी जहां से पूरे भारत के गरीबों को, मजलूमों को सियासी ताकत का एक पैगाम अगर किसी ने दिया तो हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, कायदे मिल्लत। क्या कायदे मिल्लत की कुर्बानी को हम सिर्फ जबान से बोलकर खत्म कर देंगे? अरे कायदे मिल्लत की कुर्बानी को अगर याद रखना है तो पॉलिटिक्स में एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं बनेगी तो फिर आप और हम सिर्फ जिंदगी गुजारते रहेंगे खामोश तरीके से। एक और बात लिख के रख लो आप, ये फिरका परस्ती का जहर, ये फैसिज्म का दौर, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये रात बड़ी अंधेरी होने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि स्टालिन हो जाएगा या फुला हो जाएगा तो जादू की छड़ी गिरा देंगे तो फैसिज्म चला जाएगा, कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, हमको मुत्तहदा तौर पर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। CAA का कानून, NPR NRC का कानून कौन था पार्लियामेंट में जो बीजेपी के 300 MPs के सामने उस पार्लियामेंट को ब्लैक कानून कहकर फाड़ दिया था? आप खुद देख रहे हैं इन तमाम चीजों को।